प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ विभिन्न उलझनों में फंसे एलॉन मस्क के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जब भारत सरकार के द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को हाल ही में मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इस मंजूरी के साथ ही भारत में सबसे तेज और सबसे सस्ते हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भी रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मामला क्या है ये स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ये पूरा मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इस खबर को देखिएगा। एलॉन मस्क स्टारलिंक गेट्स गवर्नमेंट नोड टू लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। ये हाल ही की रिपोर्ट है, आज की ही रिपोर्ट है, और शाम को 4:30-5 बजे के आसपास ये अप्रूवल स्टारलिंक कंपनी को, यानी कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, उसको ये प्रोजेक्ट जो है मिला है। अब इसके माध्यम से भारत में होगा क्या, इन तमाम बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स। आप सभी लोगों ने उसका नाम जरूर सुना होगा। तो स्पेस एक्स कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या करता है, दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर के देशों में सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करता है। कौन सी? स्पेस एक्स की स्टारलिंक वाला प्रोजेक्ट जो है वो दुनिया भर में इस प्रकार का काम करता है। इसने हाल ही में मोरक्को और मोरक्को के अलावा दुनिया के और देशों में भी इस प्रकार की सर्विसेज दी हैं। लेकिन भारत में ये सर्विस 2025 तक क्यों पहुंची? क्या इसके पहले एलॉन मस्क ने ऐसा प्रयास नहीं किया? तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह प्रयास एलॉन मस्क के द्वारा 2022 से लगातार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर समस्याएं क्या आ रही थी, उन पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की जो शुरुआत है या इस प्रकार की सर्विसेज जो है वो पहले से वनवेब नाम की कंपनी और रिलायंस जियो नाम की जो कंपनी है जियो कम्युनिकेशन, वो इस प्रकार के काम अभी कर रही है और उस प्रोजेक्ट को उनको मंजूरी मिल भी चुकी है और भारत में वो उस प्रकार का सेटअप लगाने पर काम कर रही है। अब एलॉन मस्क की कंपनी 2022 से इस प्रकार के प्रयास में लगी है, लेकिन कुछ कानूनी दावपेचों के चक्कर में और साथ में सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के कारण ये जो है प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उसे आज मंजूरी मिल चुकी है। जितने भी एलॉन मस्क के यानी कि कंपनी के नॉर्म्स थे और जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, दोनों की दोनों चीजों को आखिर में समझौता किया गया और उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। अब इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, थोड़ा सा पर वो समझते हैं। देखिएगा, मस्क की कंपनी स्टारलिंक को टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी मिली। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ये कंपनी प्रोवाइड करवाएगी और 840 रुपया जो है आपको मंथली पे करना रहेगा। ये इसकी प्राइमरी सर्विस है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि साहब 700 से 800 या लगभग 900 के आसपास का प्लान तो हमें आज भी लगता है, तो इसमें कौन सा सस्ता हो गया? आप तो कह रहे थे सस्ता। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर जिस इंटरनेट की मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, ये इंटरनेट जो इंटरनेट वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, चाहे वो रिलायंस जियो का हो और चाहे वो किसी और सर्विस का हो, एयरटेल का हो, आइडिया का हो, किसी का भी हो, उससे इसकी स्पीड कई 100 गुना ज्यादा होगी। लगभग कहा जा रहा है कि 150 एमबीपीएस के आसपास की स्पीड आपको इस प्रकार की सर्विस में इतने पैसे में देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग $10 के आसपास की इसकी मंथली चार्ज ये कंपनी जो है आपसे करेगी। अब यहां पर ये तो होगी इसके हाई स्पीड इंटरनेट की, और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से को मंजूरी किस प्रकार की मिली? तो याद रखना, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस जो है ये फाइनली मिल गया। उसे अब सिर्फ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस का ही सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल देना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इन स्पेस के बारे में बता देता हूं कि ये ऐसी एक संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के सेक्टर में अगर कोई प्राइवेट पार्टनर आता है तो उसको रेगुलेट करने का ये काम करती है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे अब स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक ये इसके माध्यम से अपने तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है, यानी कि सैटेलाइट जो इंटरनेट है वो हमें कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो आप थोड़ा सा इससे समझ लो। देखो, ये रहा आपका सैटेलाइट, क्लियर है? ये इस प्रकार का सैटेलाइट है जो लगभग आप मान के चलिए कि 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है सेट होता है। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेट होता है ये अंतरिक्ष में। इसके बाद यहां पर होता है ग्राउंड स्टेशन, जहां से इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट तक भेजा जाता है। क्लियर है? सैटेलाइट तक भेजा जाता है और सैटेलाइट उसको रिसीव करके क्या करता है, यूजर्स तक भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, यूजर टर्मिनल, यानी कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ, जैसे मान लो मैं बैठा हूं या आप लोग बैठे यहाँ पर मोबाइल खोल के, इंटरनेट में लैपटॉप खोल के, तो सैटेलाइट के माध्यम से आप तक इंटरनेट पहुंचेगा। तो आप उसमें चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अब आप
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इंटरनेट तो हम अभी भी चला रहे हैं, यहां से सर्विस स्टेशन से सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट देता है, हम उसे कुछ फीस भी देते हैं और हम इंटरनेट चला लेते हैं, तो इसमें नया क्या है? तो देखो आप समझो, सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की काफी ऊंचाई पर लगा होता है। अभी जो हम इंटरनेट चलाते हैं तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें कभी कभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आने लगती है। किसकी प्रॉब्लम? कनेक्टिविटी की। जैसे मान लो आप किसी कमरे में अंदर चले गए तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, है ना। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ गए तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, किसी गुफा के अंदर चले गए तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी, किसी जंगल वाले फॉरेस्ट एरिया में चले गए तो वहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आपने देखी होगी। तो इस प्रकार की चीजें जब हमें समान इंटरनेट में देखने को मिलती है, वही अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट की बात करते हैं तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये काफी हाइट पर होता है और उसका कवरेज बहुत बड़ा होता है। तो सर्विस प्रोवाइडर इस सैटेलाइट तक इंटरनेट को इसीलिए भेजता है ताकि इसका कवरेज बहुत दूर तक हो सके और दूर दराज गांव में बैठे हुए तमाम लोगों को इंटरनेट की सुविधा जो है ये मिल सके। इसके बाद यहां पर आप समझ लो, जैसे मैंने आपको जो भी चीजें बताई वही लिखा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है जो यूजर के पास वापस आता है ना। इस सिग्नल को सैटेलाइट डिश कैप्चर करता है, ठीक है। डिश यूजर के मॉडेम से जुड़ा होता है, मॉडेम से जुड़ा होता है और मॉडेम कंप्यूटर सहित अन्य डिवाइसेस को इंटरनेट देने का काम करता है। जैसे आप राउटर वगैरह मॉडेम वगैरह लगवाते हैं घर पे ब्रॉडबैंड, वही प्रोसेस लगा है, यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है, जिसे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस मिलती रहती है, जिसकी इसका जो कैप्चर एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आगे अपन थोड़ा सा बात करते हैं इसी में। अब आप देखो, ये आपकी पृथ्वी और पृथ्वी के ऐसे, है ना, जैसे मान लीजिए ये इंडिया वाला सेक्शन है, तो यहां पर इस तरीके के स्टारलिंक के सैटेलाइट जो है ये लगे हुए हैं और इन्हीं स्टारलिंक के सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी मतलब आपका जो भारत वाला सेक्शन है, भारत वाले सेक्शन में इंटरनेट की सर्विस हर एक स्थान पर छोटे से छोटे स्पॉट पर भी पहुंचाए जाने की बात यहां पर की जा रही है और ये होता भी है। आगे अपन बात करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट से कितना अलग है अपना स्टारलिंक, ठीक है। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है और स्टारलिंक जो है उससे ये कितना अलग है, तो देखो आप, पारंपरिक जो सैटेलाइट यानी कि जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट होते हैं वो लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं, ये होते हैं लगभग आप मान के चलिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। वहीं अगर आप स्टारलिंक सैटेलाइट की बात करेंगे तो ये 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को फास्ट इंटरनेट देने के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि जब ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी तो फिर वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको बेहतर नहीं मिलेगी क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर जब कम दूरी होगी लेकिन कवरेज ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि छोटे से एरिया में, छोटा स्पॉट मतलब मैं कह रहा हूं पूरा एक देश मान के चल सकते हैं आप, तो उसमें कवरेज भी देगा और फास्ट इंटरनेट भी देगा क्योंकि उसकी निगरानी में हर एक क्षेत्र होगा उस पूरी कंट्री का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लेटेंसी रेट यानी कि इंटरनेट जब आप तक पहुंचता है तो उसमें देरी कितनी होती है। तो आप देखो कि यहाँ पर 20 मिली सेकेंड से भी कम की आपको ये लेटेंसी रेट जो है ये देखने को मिलेगी। वहीं आप सामान्य सैटेलाइट में देखते हैं तो ये 600 मिनट या उससे अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेटेंसी रेट जो है बहुत कम है। इसके बाद स्पीड अगर आप देखें तो 150 MBPS का जो है यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इतनी की स्पीड तो आपको देखने को मिलेगी ही। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 12,000 के लगभग सैटेलाइट का नेटवर्क जो है बनाने की योजना है कि लगभग 12,000 के आसपास सैटेलाइट लगेंगे ताकि पृथ्वी का यानी कि बात करें हम भारत का एक भी कोना बचे नहीं। स्टारलिंक स्पेस में बात करें तो 2700 सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में भी वर्तमान में मौजूद है और 800 सैटेलाइट जो है काफी है मॉडरेट इंटरनेट कवरेज के लिए, यानी कि अगर आपको मीडियम टाइप का इंटरनेट चलाना है तो 800 सैटेलाइट कंप्लीट आपके माने जाते हैं। लेकिन बात करें हम तो 12,000 अगर सैटेलाइट लगा दिए जाएंगे तो वो मोर देन सफिशियंट होगा कितने भी फास्ट स्पीड के लिए। आगे बात करते हैं पर इन स्पेस के लिए, तो आप याद रखना कि ये सारी की सारी मंजूरी जो है सरकार की तरफ से मिल चुकी है, बस एक ही संस्था ऐसी है जिसकी फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बकाया है। वो भी 10-15 दिन में सरकार ने ऐसा कहा है, संस्था ने भी कहा है कि हम थोड़ा सा इसको निगरानी में लेके चल रहे हैं और उसके 10 से 15 दिन के अंदर हम ये अप्रूवल भी दे देंगे। देखिए, तो जून 2020 में इस संस्था की स्थापना हुई थी जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टनर अगर एंटर करता है इंडिया में
तो हमें क्या करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उस कंपनी को किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में ये काम करती है। इन स्पेस जो है ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के लिए लाइसेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, है ना, और इसके अलावा बात करें तो स्पेस बेस्ड सर्विस को बढ़ावा देने का काम करती है। देख सकते हैं आप 2020 में जून के महीने में ये स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं, तो अपने लिए इतना ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं, वो तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ऐड किया। आगे बात करते हैं अपन कि स्टारलिंक जो है भारत में आई, किन किन शर्तों के साथ इसको भारत सरकार ने अनुमति प्रदान की है। देखो, अनुमति में क्या हो सकता है, सबसे पहली हो सकती है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है वो पहले जरूरी है। अब बाहर की कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी देश में जाती हैं तो उनके पास क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा डेटा होता है, तो वो डेटा दूसरे देशों के साथ क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे मान लो अमेरिका जैसे देश हो गए जिनके पास डेटा सेंटर बड़े बड़े बने हैं, तो ये शेयर कर देते हैं, तो देश की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर भेजते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो इंडिया के अंदर, और मान लीजिए कभी कोई अपराध या कोई क्राइम हो जाता है और भारत सरकार को या किसी भी देश को कभी आवश्यकता पड़ती है, इन कंपनियों के पास जाती है वो और बात करते हैं कि साहब हमें उस अपराधी का या उस क्रिमिनल का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आपकी मदद से चाहिए, वो हमें दीजिए। तो कभी कभी क्या कर लेती है, कंपनी की पॉलिसी है हम अपने कस्टमर का डेटा किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये सारे चोचलेबाजी वो करती है। तो यहां पर सरकार ने ये स्पष्ट कहा इनसे कि साहब इतनी हमारी शर्तें हैं, आप अगर इन शर्तों को मानते हैं तभी हम आपको प्लांट लगाने का या इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने का मौका देंगे, नहीं तो भाई साहब नमस्कार, भागिए आप जहां आपको जाते बने जाइए। क्योंकि हाल ही में स्टारलिंक ने बांग्लादेश में भी इस प्रकार की सर्विस को शुरू किया है, मोरक्को में भी किया है। तो देख, सबसे पहली चीज तो ये कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। मतलब सीधा सा ये है कि अगर कभी आवश्यकता पड़ती है हमें स्टारलिंक के इंटरनेट को या सैटेलाइट इंटरनेट को बंद करने की, तो उसके लिए डेटा सेंटर जो है वो भारत में बनेगा, ताकि भारत एक आदेश पर ये इंटरनेट सर्विस बंद कर सके कभी अगर आवश्यकता पड़ती है तब। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर हो गया या कोई ऐसा डेंस एरिया है या कोई ऐसा चैलेंजिंग, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे टेरिटरी हैं, रीजन्स हैं, जहां पर कभी आवश्यकता पड़ती है तो सरकार क्या कर देती है, इंटरनेट को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है कि नहीं साहब किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया या इंटरनेट की कम्युनिकेशन वहां पर नहीं होगी, ताकि र्यूमर्स को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। इसके बाद दूसरा काम यहां पर सीधा सा ये है कि सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत होगी। कॉल इंटरसेप्ट करने का मतलब सीधा सा है, आप लोगों ने फोन टैपिंग का नाम सुना होगा। तो कॉल इंटरसेप्ट या फोन टैपिंग का मतलब सीधा सा है कि कभी मान लीजिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से सरकार को लगता है कि दो लोगों के बीच में जो स्टारलिंक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बातचीत हो रही है, तो हम उनकी बातचीत को सुनना चाहते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के कारण। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेकर, पॉलिसी का ठीकरा लेकर घूमती हैं, वो बोलने लगते हैं नहीं साहब हमारी पॉलिसी में ऐसा नहीं है, हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, या हम कस्टमर के ऐसे कॉल आपको सुनने की अनुमति नहीं दे सकते। तो सरकार ने कहा भैया बाद में चोचलेबाजी नहीं चाहिए, पहले बताओ कि कॉल इंटरसेप्ट करने की अगर आवश्यकता कभी सिक्योरिटी रीजन की वजह से पड़ती है तो आपको ये देना होगा। कंपनी ने बोला ओके साहब हम देंगे। तीसरी बात क्या है, तो सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा और इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। देखो, इसके माध्यम से जब विदेशों में बात होती है तो विदेशों में बहुत तरीके की बातें हो सकती है, हवाला ट्रेडिंग से संबंधित बात हो सकती है, किसी टेररिज्म से संबंधित बात हो सकती है। तो सीधा सा कहा गया है कि जब भी कोई कॉल्स विदेशों में जाए तो विदेशों में जाने से पहले स्टारलिंक का गेटवे जो इंडिया में बनेगा उस पर कॉल्स आएंगी, और जो कॉल को रिसीव करने वाले लोग यानी कि जो ऑपरेटर हैं, कॉल ऑपरेटर, उस कॉल को पहले अपने यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड करेंगे उसको किसी फॉरेन कंट्री में। तो ये तीन शर्तों को जब मस्क के द्वारा या उनकी कंपनी के द्वारा माना गया तभी जो है इस प्रकार की चीजें हुई। अब देखिए मस्क की क्या मजबूरी थी कि भारत में उसने ये प्रोजेक्ट लगाया और उसने ये शर्तें मानी भी। तो देखो आप समझ, सभी लोग समझते हैं कि अमेरिका के साथ उसके किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चल रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यूरोप में उसकी कंपनी का विरोध चल रहा है, टेस्ला का, सारी चीजों का, कारों का। तो भारत में इतना बड़ा इंटरनेट का बाजार और उसे लगता है कि अगर टेस्ला कंपनी में किसी प्रकार की अभी हमें सफलता नहीं मिलती या ईवी कार्स जो है उनकी सेलिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कम से कम इंटरनेट का तो यूज करेंगे ना लोग। और भारत जितना बड़ा देश,
और भारत में जितने ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, अगर हमने ये सर्विस भारत में चालू कर दी तो रातों रात हमारा कार्यक्रम बढ़िया जम जाएगा, यानी कि अच्छी खासी सर्विस हम दे भी देंगे और यहाँ पर हमें पर्याप्त तौर पे कस्टमर्स भी मिल जाएंगे जिनके पास पैसा भी लपकते हैं और रील्स वगैरह देखने के पहले वो रिचार्ज के बारे में तो नहीं सोचेंगे। तो ये एलॉन मस्क को बखूबी अच्छे से पता है, इसलिए वो यहाँ पर इन सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार भी हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान वर्तमान यानी प्रेजेंट में अगर हम देखें तो 2025 का एक आंकड़ा है कि भारत में इंटरनेट यूजर्स जो है इनका नंबर लगभग 900 मिलियन पहुंचने की संभावना है। अब आप 900 मिलियन समझते हो कितना हुआ? लगभग 90 करोड़। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी है? लगभग 90 करोड़, यानी कि भारत की 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन में 90 करोड़ लोग जो है इंटरनेट चलाते हैं। तो भारत में इसी चीज को समझते हुए एलॉन मस्क ने इस प्रकार का काम जो है ये किया है। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सर्विस भारत में कितनी सफल होगी और लोगों का जीवन इंटरनेट के माध्यम से कितना आसान होगा? क्या दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हमारे भाई बहन जो कभी इंटरनेट की समस्या के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते, ऑनलाइन कोई काम नहीं कर पाते, तो क्या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या उनका काम आसान होगा? आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव होंगे? आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।